अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो उस पीस पैक्ट के ऊपर है जो कि साइन हुआ था अमेरिकन और अफ़गान तालिबान के दरमियान में 29 फ़रवरी को। तो वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो पीस पैक्ट था ना, ये जो एक अमन की जो डील हुई थी, ये पैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, ये डूम्ड है, मतलब होपलेस है, इल-फेटेड है, मतलब इसके आगे इसने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है और एक सवालिया निशान से स्टार्ट किया है और इसके हर चीज़ में आप देखिएगा एडिटोरियल में हर चीज़ पे वो क्वेश्चनिंग कर रहा है। व्हेन, जब द पीस पैक्ट, एक मुआहिदा, एक अमन का मुआहिदा वॉज साइंड, वो साइंड हुआ था, ठीक है। अच्छा, किसके दरमियान हुआ था? बिटवीन, प्रेपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, बिटवीन द अमेरिकन्स के दरमियान में और किसके दरमियान में? एंड द अफ़गान तालिबान के दरमियान में। कहाँ हुआ था? इन दोहा में। कब हुआ था? इन फरवरी में। कह रहा है कि जब, अब ये एक पोर्शन है इसका, ये पहले चेक करें। वो कह रहा है कि जब ये पीस पैक्ट जो था वो साइन हुआ था अमेरिकन्स और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोहा में, फरवरी में। अब वो कॉमा के बाद क्या कह रहा है? फ्यू, ना के बराबर, बिलीव्ड, उन्होंने यकीन किया। अच्छा, किस चीज़ का यकीन किया? दैट इट वुड मैजिकली अशर इन एन इरा ऑफ हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वॉर टोर्न नेशन। अच्छा, उन्होंने क्या बिलीव किया था? उन्होंने ये बिलीव किया था कि मैजिकली, मतलब कोई जादू ही होगा कि ऐसा हो कि अशर इन हो, कि स्टार्ट हो, शुरुआत हो। किस चीज़ की? एन इरा, एक दौड़ की। अच्छा, वो दौड़ कैसा होगा? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है कि हार्मनी का, हम आहंगी का, और साथ ही साथ किसका? प्रॉस्पेरिटी का, खुशहाली का। अच्छा, कहाँ पे? इन लगा के बता रहा है, इन द नेशन, ऐसी कौम जो कि वॉर टोन है। जो कि वॉर टोन का मतलब होता है ऐसी नेशन जो कि वॉर से थक चुकी हो, डैमेज्ड हो चुकी हो। ये कल के एडिटोरियल में हमने ये वर्ड पढ़ा था। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि जब पीस पैक्ट साइन हुआ था दो के दरमियान में, किसके दरमियान में? अमेरिकन्स के दरमियान में और अफ़गान तालिबान के दरमियान में। तो क्या हुआ था? फ्यू, चंद लोगों ने बिलीव किया था कि ये ना कोई जादू ही होगा कि ये अशर इन कर दे, ये शुरू कर दे एक ऐसे दौर की जो कि हम आहंगी से भरा होगा और प्रॉस्पेरिटी से भरा होगा। और कहाँ होगा? इन द नेशन, ऐसी नेशन में जो कि वॉर टोन है, जो कि ऑलरेडी वॉर से डैमेज हो चुकी है। अच्छा, अब इसकी बैक ग्रामर को चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखें, द पीस पैक्ट हमारा जो है सब्जेक्ट है वॉज साइंड। अब ये जो वॉज साइंड नज़र आ रहा है, ये बी प्लस V3 है, मतलब ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर लगा है। ये जो पीस पैक्ट था ये डूअर नहीं है, रिसीवर है। इसने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, इसको साइन किया गया था। अच्छा, और पैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, मुआहिदा। अच्छा, अब ये हुआ फ्यू का हमने काफ़ी डिटेल से पिछले एडिटोरियल्स में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर बता दूँ, फ्यू की मुराद यहाँ से है कि ना के बराबर, इक्का दुक्का लोगों ने ये बिलीव किया था। अच्छा, फ्यू हमारा सब्जेक्ट है, बिलीव जो है इसकी वर्ब है। अच्छा, क्या बिलीव किया था? कि इट वुड जो है ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ये पास्ट में जो था वो उन्होंने तब बिलीव किया था। अक्सर मैंने लोगों को ये देखा है कि जब वो एक क्लॉज पास्ट में स्टार्ट करते हैं वो दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट में कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, अगर पहली पास्ट में है तो दूसरी को भी पास्ट में रखो। जैसे फ्यू बिलीव्ड, उन्होंने ये बिलीव किया था कि इट वुड अशर इन, उन्होंने माजी में ये सोचा था कि माजी का पास्ट बता रहा है कि ये जो चीज़ है ये अशर इन करेगी, शुरुआत करेगी। अशर इन का मतलब होता है द स्टार्ट ऑफ अ न्यू पीरियड, एक नए दौर की शुरुआत। अच्छा, अब हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी का मैंने बता दिया, हमांगी और खुशहाली। वॉर टोन मतलब ऐसी नेशन जो कि डैमेज हो चुकी है वॉर से। अच्छा, अब ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस हमारे पास एक है और इसके अंदर कितनी क्लॉजेज मौजूद हैं ये आप मुझे बताओगे। देयर वन थे टू मैनी स्पॉयलर्स, बहुत सारे स्पॉयलर्स कौन होते हैं? जो काम को बिगाड़ने वाले, एट वर्क, काम पर। एंड अ वाइड गर्ल, एक बहुत बड़ा, एक वसी, सिग्निफिकेंट क्या चीज़? मिसट्रस्ट, बेतमादी थी। अच्छा, किसके दरमियान में थी? बिटवीन प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, ऑल, तमाम के।
अच्छा, ये ऑल के बाद आगे वो बता रहा है ये कौन ऑल थे, ये कौन तमाम थे, ये B3 के ज़रिए बता रहा है कि वो ऑल थे जिनमें इन्वॉल्व थे ये लोग, ठीक है। अब इसको रट्टा, किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, उसको समझ के पढ़ना है। अगर ये बिटवीन प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ होती है, नाउन होती है, प्रोनाउन होती है या जेरेंट होती है। तो ये ऑल क्या, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये वो लोग हैं। अब इन प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी बता रहा है V3 के ये वो तमाम थे जिनमें शामिल थे, कौन थे, तालिबान थे, अफ़गान गवर्नमेंट थी और अमेरिकन्स थे। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे काम ख़राब करने वाले भी थे, काम को बिगाड़ने वाले भी थे, स्पॉयलर्स भी थे और एक बहुत वसी मिसट्रस्ट था इन तमाम के दरमियान में। उनमें तालिबान, अफ़गान गवर्नमेंट और अमेरिकन्स थे। अब इसके बैक ग्रामर को चेक करो। ये जो सेंटेंस है ना, देयर वर और उसके बाद ये स्पॉयलर्स, ये इन्वर्जन बनी हुई है। जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे मैंने पहले एडिटोरियल्स में भी आपको बताया है, जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो इन्वर्जन होती है उसमें वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आती है। अब ये जो देयर है ये एडवर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है स्पॉयलर्स और मिसट्रस्ट, कि ये ऐसे बता रहा है। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो, अगर मैं इसको सिंपल सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करूँ कि स्पॉयलर्स एट वर्क एंड अ गल्फ ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन ऑल इन्वॉल्व, ये वर्ड देयर वो था वहाँ। तो देयर क्या है, एडवर्ब है। वाइल जबकि ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट जो हैं, जो अच्छी पुरुमीद लोग होते हैं, बिलीव्ड, उन्होंने यकीन किया किस चीज़ पे, कि द डील वाज द ग्राउंड वर्क। ये जो डील थी ना, ये जो पैक्ट साइन हुआ था इनके दरमियान में, वो था क्या था, ग्राउंड वर्क था, एक बेसिक वर्क था। किसके दरमियान में, फॉर अ ब्रॉडर इंट्रा अफ़गान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस। ये जो बड़ा वसी इंट्रा अफ़गान के अंदर जो रीयूनाइटिंग का प्रोसेस था, उसके लिए ये एक बेसिक वर्क था। द अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती वाला जो फैक्ट है, इज़ है दैट ये के चांसेस ऑफ पीस, किस चीज़ के चांसेस, पीस के, आर अनरेवलिंग, वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एज जैसा कि वॉयलेंस हैज़ नॉट अबेटेड, जो वॉयलेंस है वो अबेट नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ। अब इसको जोड़ते हैं और इसकी बैक ग्रामर को चेक करें। कह रहा है कि जब ऑप्टिमिस्ट बिलीव कर रहे थे ना कि ये जो डील थी ये बेसिक वर्क था, मतलब ये एक बुनियादी वर्क था, किसके लिए, एक वसी इंट्रा अफ़गान रिकॉन्सिलेशन के लिए, इसके रीयूनाइटिंग के लिए, इनको दोबारा से इकट्ठे करने के लिए। द अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज़ दैट, ये जो बदकिस्मती वाली हकीकत है वो ये है कि जो चांसेस है ना पीस के, वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वॉयलेंस जो है हैज़ नॉट अबेटेड, वो अभी तक कम नहीं हुआ। अब चेक करो, ऑप्टिमिस्ट हमारा सब्जेक्ट है, बिलीव्ड ये उसकी वर्ब है। ऑप्टिमिस्ट, बिलीव्ड, इन्होंने बिलीव किया, इन्होंने यकीन किया। अच्छा, क्या यकीन किया, दैट आगे कंजंक्शन के बाद उसने दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया। नेक्स्ट क्लॉज क्या थी, डील। अच्छा, ये जो डील थी क्या थी, वॉज लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद वो बता रही है कि ये जो थी एक बेसिक वर्ब थी, एक ग्राउंड थी, जो कि बुनियादी काम था। अच्छा, किसके लिए था, इंट्रा अफ़गान के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये चेक करो, इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर, और इंटर का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बाहर। एग्जाम्पल चेक करो, इंटरनेशनल मतलब अक्सर आपने सुना होगा एयरपोर्ट्स पे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वो फ़्लाइट जो मुल्क से बाहर चलती हैं, पाकिस्तान से सऊदीया, पाकिस्तान से UAE, इस तरह की जो फ़्लाइट्स होंगी वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वो फ़्लाइट्स होंगी जो मुल्क के अंदर ही चलेंगी। क्यों, कैसे पता चला हमें, ये इंट्रा से पता चला कि ये इनसाइड की तरफ पॉइंट कर रहा है, कि अंदर की बात कर रहा है। इंटरनेट वो नेट जो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, आउटसाइड, ये खाली हमारी कौम की बात नहीं कर रहा, कंट्री की बात नहीं कर रहा, ये पूरे की बात कर रहा है। इंटरनेट वो नेट होगा जो कि एक अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके पास इंटरनेट होता है, वो आपको पासवर्ड देते हैं, आप उसको यूटिलाइज़ करते हो और उसके बाद आप इंटरनेट को यूज़ करते हो। इंटर स्टेट अफेयर्स अगर देखो तो वो अफेयर्स होंगे जो मुल्क से बाहर के होंगे। इंट्रा स्टेट वो चीज़ होगी जो मुल्क के अंदर होगी। अब यहाँ पे इंट्रा अफ़गान की बात कर रहा है, ये इंट्रा अफ़गान के अंदर जो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस हुआ है, ये उसकी बात कर रहा है।
अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, ये बदकिस्मत वाला जो एक हकीकत है, इज़ है वो क्या है, इज़ है क्या है, दैट चांसेस ऑफ पीस आर अनरेवलिंग। क्या बदकिस्मती है ये कि ये जो मौके हैं ना अमन के, वो क्या हो रहे हैं, अनरेवलिंग हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। अच्छा, अनरेवल होना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ इस चीज़ से। अक्सर आपने देखा होगा जो स्वेटर होता है ना, उसको जब ये गोले शोले आपने देखे होंगे बचपन में, जब इसे स्वेटर बनाते हैं, ठीक है, ये कहाँ से बनते हैं, जब आप स्वेटर को इस तरह से इसके वन पार्ट से पकड़ के यूँ उधेड़ना स्टार्ट करते हैं तो 1 सेकंड में उधड़ कर जाता है, ठीक है। अब वो यही बात कर रहा है कि ये जो चांसेस है ना अमन के, ये बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। जब ये अनरेवल होगा तो इसकी जो सतह है ये कम हो जाएगी, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से उधर जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो वो इन्हीं चांसेस की बात कर रहा है कि ये चांसेस जो हैं, ये मौके जो हैं बहुत तेज़ी से अनरेवल हो रहे हैं। अब उसके बाद अबेटेड का मतलब मैंने बताया सबसाइड होना, लेसन होना, कम पढ़ना। द तालिबान मे नॉट बी टारगेटिंग। अब देखो वो बात कर रहा है जो तालिबान है ना, मे नॉट बी टारगेटिंग, हो सकता है वो टारगेट नहीं करे अमेरिकन ट्रूप्स को, जो अमेरिकन की फौज है उसको टारगेट नहीं करे, बट लेकिन डेडली बड़े ख़तरनाक एक्सचेंजेस बिटवीन द मिलिशिया एंड अफगान सोल्जर्स आर अ रेगुलर फीचर। वहाँ पे हमले नहीं हो रहे, अमेरिकन ट्रूप्स पर तालिबान हमले नहीं कर रहा, लेकिन बड़े ख़तरनाक हद तक वो जो एक्सचेंज हो रही है ना, किसके दरमियान में, तालिबान के दरमियान में और अफगान सोल्जर्स के दरमियान में, वो क्या है, अ रेगुलर फीचर, ऐसा फीचर जो कि रोज़ पर रोज़ आपको देखने को मिल रहा है ये पीस पैक्ट के बावजूद। दिस गोज़ टू, अब ये जो चीज़ है ना गोज़ टू जाती है, किस तरफ जाती है, प्रूफ, साबित होने के लिए। क्या चीज़ को साबित करने की तरफ जाती है ये, दैट के एनी फॉरेन स्पॉन्सर्ड पीस प्रोसेस, कोई भी बाहर की तरफ से जो सपोर्ट है ना पीस की इन अफ़गानिस्तान में, इज़ बाउंड टू फेल, मतलब वो फेल होनी ही होनी है, अनलेस, अब शर्त लगा दी है, अनलेस कब तक, जब तक ऑल पार्टीज इनसाइड द कंट्री, जब तक सारी पार्टीज जो है कंट्री के अंदर है वो ओन नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती और ऑनर नहीं करती, ऑनर नहीं करती मतलब कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसको पूरा नहीं करती। अब इसको जोड़ो, वो कह रहा है ये चीज़ इस चीज़ को प्रूव करती है कि कोई भी फॉरेन सपोर्ट जो आएगी अफ़गानिस्तान में वो फेल होनी ही होनी है उस वक़्त तक जब तक जितनी भी पार्टीज़ हैं कंट्री के अंदर वो एक्सेप्ट ना करें उस एग्रीमेंट को, उसको पूरा ना करें। अब इसकी बैक ग्रामर को चेक करो। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। इसके बाद इस्तेमाल हुआ बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब क्या होता है, बाउंड टू का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास कोई और चारा ही नहीं है, मतलब और कोई चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ तो होनी ही होनी है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जैसे इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सब्जेक्ट आता है, इज एम आर वॉज वर्ड, उसके बाद बाउंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम बाउंड टू डू दिस वर्क, मतलब मैं मजबूर हूँ ये काम करने के लिए, मेरे पास इस काम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं लाचार हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बची। आई एम बाउंड टू लिव विद यू, मैं मजबूर हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, मतलब बाउंड टू हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरह वो कह रहा है कि ये जो फॉरेन सपोर्ट है ना, ये पक्की मतलब इसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है कि ये फेल ना हो, ये फेल होनी ही होनी है। अब अनलेस लगा के उसने वो कंडीशन लगाई है कि अगर ऐसा हो जाएगा ना तो ये फेल नहीं होगी। अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अनलेस, जब तक तमाम पार्टीज जो है कंट्री में है वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती और उस पर अमल नहीं करती। अच्छा, अब अनलेस जो होता है ना, अनटिल और अनलेस, ये इनके अंदर एक ना का मीनिंग छुपा होता है। जैसे आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अनलेस आई एम बिज़ी, अगर मैं बिज़ी ना हूँ, जब तक मैं बिज़ी ना हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ। अनलेस का मतलब ये है कि मैं बिज़ी ना हूँ तो आई कैन हेल्प यू। अली विल नॉट प्ले, अली नहीं खेलेगा, अनलेस यू इनवाइट हिम, जब तक तुम उसको इनवाइट नहीं करोगे। ये शर्त लग गई है ना, कंडीशन आ गई है, जब तक ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें नहीं की सेंस आ रही है ना, यही सेंस यहाँ पे लगाओ कि जब तक ये जो पार्टीज़ है ना कंट्री के अंदर वो ओन नहीं करती और ऑनर नहीं करती, तो ये इस तरह से ये कंडीशन लगाई गई है, वरना ये क्या होगी, ये बाउंड टू फेल है, इसके पास और कोई चारा नहीं सिवाय फेल होने के। द ऑप्शंस फॉर अफगानिस्तान आर ग्रीन। अब ये जो ऑप्शंस है ना अफगानिस्तान के लिए वो बड़ी ही ग्रीन है। ग्रीन का मतलब अनप्लेजेंट और अगली,
कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है इसके पास। अब क्या ऑप्शंस हैं, अब ये कंडीशंस लगा लगा के बताएगा और एंड में बताएगा कि इनमें से कौन सी ऑप्शन कैसी है। इफ़ द फॉरेन फोर्सेस स्टे, अगर तो फॉरेन फोर्सेस जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो स्टे करती हैं, द स्टेटस को विल कंटिन्यू, जो मौजूदा सूरत हाल है ना, करंट सूरत हाल है, स्टेटस को उसको बोलते हैं, वो कंटिन्यू रहेगी, वो जारी रहेगी। एज़, क्योंकि द तालिबान कंटिन्यू, जो तालिबान है वो कंटिन्यू है, जारी हैं। अच्छा, क्या करने के लिए जारी हैं? टू हैमर, अटैक करने के लिए। द वीक डिस्पेंसेशन इन कबूल, कबूल के अंदर जो सबसे कमज़ोर हुकूमत है उस पर हमला करने के लिए जारी हैं। अब इसको जोड़ो, इसकी बैकग्रामर को चेक करो। पहली बात वो कह रहा है कि जो फॉरेन फोर्सेस हैं अगर तो वो स्टे करती हैं तो मौजूदा सूरत हाल जो जारी है ना, ये तब भी जारी रहेगी क्योंकि तालिबान जो है वो कंटिन्यू है, वो जारी है हमला करने के लिए काबुल की वीक डिस्पेंसेशन को, जो वीक सिस्टम है वहाँ का। इफ़ द फॉरेन फोर्सेस लीव, अब कह रहा है कि ये जो फॉरेन फोर्सेस हैं, बाहर से आने वाली जो फोर्सेस हैं, अगर वो लीव करती हैं तब क्या होगा। एंड देयर इज़ नो एग्रीमेंट, और कोई एग्रीमेंट नहीं होता बिटवीन अफगान फैक्शंस, और कोई भी ग्रुप इंडिविजुअल्स के दौरान में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता और ये फॉरेन फोर्सेस जो है लीव कर जाती हैं, तो फिर क्या होगा। जो कंट्री है ना इज़ लाइकली टू, कहता पूरे चांसेस हैं वो इम्प्लोड कर देगी, फेल हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी क्योस की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ। और डिसऑर्डर कौन सा है? पोस्ट पहले वाला सोवियत मुजाहिदीन इराक, जब ये सोवियत और मुजाहिदीन के दरमियान में जो वॉर हुई थी, ये बिल्कुल उसी तरह के डिसऑर्डर यहाँ पे भी होने लग जाएगा। तो अब इसने 2 कंडीशंस लगाई हैं। एक कंडीशन लगाई थी जब फॉरेन फोर्सेस स्टे करती हैं, अब दूसरी कंडीशन लगाई है जब फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो लीव करती हैं और कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता अफ़गान फैक्शंस के दरमियान में, मतलब ये जो ग्रुप हैं, तो कंट्री क्या हो जाएगी, पूरे चांसेस हैं वो क्लैप्स हो जाएगी और इनके दरमियान में ही अंदर जो है वॉर चल पड़ेगी। इम्प्लोड का मतलब क्या होता है? कोलैप्स होना, फेल होना सडनली और ड्रामेटिकली। क्योस का मतलब होता है डिसऑर्डर। फैक्शंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, अब देखो, अब उसने क्या किया, पहले 2 कंडीशंस रखी। अब 2 कंडीशंस के बाद अब वो क्या बात कर रहा है, अब ऑप्शंस की बात करेगा। कह रहा है नीदर ऑफ दीज, ये जो बताई है ना, 2 बताई हैं कंडीशन, इनमें से एक भी नहीं, वो कह रहा है इनमें से एक भी नहीं इज़ एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, एक अच्छी ऑप्शन। किसके लिए? फॉर द अफगान पीपल के लिए। अब ये देखो, अच्छा इसमें ना स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन दोनों में इस्तेमाल हुई है, 2 ऑप्शंस दिए हैं उसने, 2 ऑप्शंस के बाद उसने लगाया है नीदर का। उसने कहा है कि दोनों में से ना कोई भी अच्छी ऑप्शन नहीं है अफगान पीपल के लिए। अब ये नीदर क्या चीज़ होती है, इसको चेक करो। ईदर और नीदर, इसके बाद ऑफ जब लगता है ना, ये सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा और उसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, कि जो सब्जेक्ट होगा वही आएगा। यहाँ पे बोथ भी कर लो। अच्छा, ईदर जो होता है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखो, ईदर और नीदर ये एक एक करके बात करते हैं, ये इंडिविजुअल की बात करते हैं। जैसे ये ग्रुप बना हुआ है ना लोगों का, उसमें एक की करके बात करेंगे, तो तब हम लगाएंगे ईदर और नीदर। जब हम कहेंगे ना दोनों में से एक, तो हम ईदर का इस्तेमाल करेंगे। जब हम कहेंगे ना दोनों में से कोई भी नहीं, तो हम नीदर का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम बात करेंगे ना दोनों की, बोथ की, तो तब हम दोनों की बात करेंगे तो तब हम लगाएंगे बोथ, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अब ये चेक करो, बोथ ऑफ द बुक्स आर एक्सपेंसिव। पहले क्या कंडीशन थी कि बोथ ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। 2 बुक्स की बात हो रही है इसलिए इसने यहाँ पे बुक्स लगाया, और जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। 2 बुक्स की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे आर लगा है, और वो क्या है? एक्सपेंसिव। अब वो कह रहा है ईदर ऑफ द ऑप्शंस। अब ये जो ऑप्शंस दी हुई हैं, 2 ऑप्शंस होंगी तो वो उसमें से कहेगा ना कि दोनों में से एक। अगर मैं ये यहाँ पे खाली एक ऑप्शन ही लगा दूँ तो वो ऑप्शन में से ये एक ही की कैसे बात कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन लगा है कि वो बता रहा है कि ये जो 2 ऑप्शन दी गई है ना, उनमें से एक इज़ इक्वली डेंजरस, वो उतनी डेंजरस है। वो कह रहा है इक्वली डेंजरस है, दोनों में से जो हर एक ऑप्शन है ना वो इक्वली डेंजरस है। नीदर ऑफ द ऑप्शन वॉज इक्वली डेंजरस। अब कह रहा है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो थी ना वो डेंजरस नहीं थी। इसी तरह इसने यहाँ पे लगाया कि नीदर ऑफ दिस इज़ एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। अब नीदर ऑफ के बाद उसने क्या लगाया है? सिंगुलर वर्ब लगाई है।
क्योंकि ये बात कर रही है एक एक करके, इसने इस कंडीशन की बात की है, उसके बाद उसने इस कंडीशन की बात की है, दोनों में से एक की वो कह रहा है कोई भी जो है अच्छी ऑप्शन नहीं है अफ़गान पीपल के लिए। असाइड फ्रॉम द वेरियस अफ़गान एथनो पॉलिटिकल फैक्शंस, कह रहा है इनके अलावा, असाइड फ्रॉम, इनके अलावा, किसके अलावा, जो बहुत सारे जो एथनो पॉलिटिकल फैक्शंस बने हुए हैं, जो अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके अपने अपने बिलीव्स हैं, और जो तालिबान हैं, इनके अलावा वो कह रहा है देयर आर, वहाँ है क्या है, इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट भी हैं। अब वो कह रहा है हु प्ले बाय अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स ऑल टुगेदर, अब ये जो सारे के सारे हैं वो कह रहा है वो प्ले करते हैं, खेलते हैं बाय डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, सब के अपने अपने रूल्स हैं। तो वो ये बात कर रहा है। यहाँ पे जो देखने की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे फिर इन्वर्जन लगी हुई है, क्योंकि देर आया हुआ है, देर एडवर्ब है, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट है, उसकी जो वर्ब है वो आर है। अच्छा, अब ये जो 3 चीज़ों की उसने बात की है, ये जो फैक्शंस बनी हुई हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तालिबान मौजूद हैं, तो इनके अलावा वो कह रहा है कि इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट भी मौजूद हैं, और ये सब के सब अपने ही रूल्स हैं इनके। देयरफॉर, लिहाजा वो कह रहा है फ्रॉम दीज अनप्लेटेबल ऑप्शंस है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये वो दीज ऑप्शंस की बात कर रहा है, ये कौन सी ऑप्शंस हैं, ये अनप्लेटेबल हैं, वो ऑप्शंस हैं जिनको पेश नहीं किया जा सकता। प्लेटेबल चीज़ वही होती है, इसको ऐसे याद रखो, प्लेट क्या होती है, थाली होती है ना, उसके अंदर कोई चीज़ लाइक होगी तो तभी आप प्लेट के ऊपर रखोगे ना और दूसरे को पेश करोगे, अगर तो वो रखने के काबिल है तो आप उसको कहोगे प्लेटेबल, ठीक है। अब वो जो ऑप्शन है वो अनप्लेटेबल है, मतलब ना खुशगवार है, वो कोई ऑप्शन ऐसी है ही नहीं कि जिसको वो पेश कर सकता है। अफ़गान फैक्शन विल हैव टू चूज़, अब वो कह रहा है उसको चूज़ करना पड़ेगा द लीस्ट अनअट्रैक्टिव। अब वो कह रहा है कि इनमें से जो सबसे लीस्ट अनअट्रैक्टिव है ना वो वाली चूज़ कर लो। कोई भी, उसने पहली बात कह दी है कि कोई भी ऑप्शन अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें जो सबसे कम अनअट्रैक्टिव है ना उसको चूज़ कर लो। अब ये कौन सी हैं, लर्न टू टॉलरेट ईच अदर, या तो सीख लो कि एक दूसरे को टॉलरेट करना, या फिर क्या करो, फाइट करो देयर बैटल्स, अपनी जंग को थ्रू द बैलेट बॉक्स, वोटिंग के ज़रिए। उसने अच्छी बात की, उसने कहा है कि जो अफ़गान फैक्शन है उसको चूज़ करना पड़ेगा अनअट्रैक्टिव ऑप्शन में से। या क्या करें, या तो टॉलरेट करें एक दूसरे को, और या क्या करें कि वोटिंग के ज़रिए बैटल करें। अब वो कह रहा है दिस इज़ ईजियर सेड दैन, इसका मतलब होता है, वो कह रहा है कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। क्यों, एज जैसा कि एफर्ट्स, जो कोशिश है ना टू इम्प्लांट करने की डेमोक्रेसी को बाय द अमेरिकन के ज़रिए हैव मेट विद लेस दैन स्टेलर रिजल्ट, वो जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये जो एफर्ट्स हैं वो मेट हुई हैं, वो मिली हैं, किससे, ऐसे रिज़ल्ट से जो कि अच्छे नहीं हैं, जो एक्सीलेंट नहीं हैं। अब इसको जोड़ो, वो कह रहा है कि ये कहना आसान है, कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो एफर्ट्स की जा रही है ना अमेरिकन के ज़रिए, ये इनके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो बहुत ही वो कम हैं कि मतलब वो अच्छे निकलेंगे। ईजियर सेड देन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब उर्दू में ये याद रखो, इसका मतलब होता है कहना आसान, करना मुश्किल। ये जो ऑप्शंस उसने दी है ना उसमें से लीस्ट वन, जो लीस्ट अनअट्रैक्टिव है उसको चूज़ कर लो। उसके एंड पे भी वो बात कर रहा है कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ये जो एफर्ट्स बना रहा है ना अमेरिका, क्योंकि इसने ऊपर अभी मिसट्रस्ट की भी बात की थी, अगर आप स्टार्ट पे देखो तो वो कह रहा है ये जो एफर्ट्स हो रही है ना इम्प्लांट करने की, लाने की डेमोक्रेसी को बाय द अमेरिकन के ज़रिए, इसके कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। स्टेलर का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट, कोई अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट्स नहीं हैं। मीनवाइल, इसी दौरान एन अगली पावर स्ट्रगल, एक बड़ी ही गंदी जो पावर स्ट्रगल है ना, मतलब पावर किसके हाथ में जानी है, इज़ प्लेइंग आउट इन काबुल, वो काबुल में प्ले हो रही है पावर स्ट्रगल। क्यों हो रही है, कह रहा है कि जैसा कि एज अशरफ गनीज़ प्रेसिडेंशियल विक्ट्री, अब ये अशरफ गनी जो थे उनकी जो प्रेसिडेंशियल विक्ट्री हुई थी ना, वैलिडेटेड, जिनको प्रूव किया गया था बाय द अफ़गान इलेक्शन कमीशन, अफ़गान इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जिनको वैलिडेट किया गया था, हैज़ नॉट बीन रिकोगनाइज बाय अब्दुल्ला। अब वो कह रहा है ये नहीं रिकोगनाइज़ की जा रही, नहीं मानी जा रही, किसके ज़रिए, अब्दुल्ला के ज़रिए। अब ये अब्दुल्ला कौन है, द अर्स्टवाइल का मतलब क्या है, पहले वाला, पुराना, तब का CEO, किसका था, अफ़गानिस्तान का था, एंड मिस्टर गनीज़ चीफ रिवल, और इसका जो था सबसे अहम दुश्मन था। अब ये भी तो देखो कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी कितनी, कल यमन के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अंदर क्या बना हुआ था, अब इसके अंदर क्या बना हुआ है, सेम वही सिचुएशंस चल रही हैं। कह रहा है कि एक
अगली पावर स्ट्रगल चल रही है काबुल के अंदर। काबुल के अंदर क्यों चल रही है? जो अशरफ गनी प्रेसिडेंशियल, जो उनको जीत मिली थी प्रेसिडेंशियल की, उसको अप्रूवल दे दी थी उसके अफगान इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उसको अप्रूव नहीं किया जा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा अब्दुल्ला के ज़रिए, जो कि पहला CEO था अफ़गानिस्तान का और इसका अहम दुश्मन है। परहैप्स अब वो एक और ऑप्शन लेके आ गया, कह रहा है कि शायद द ट्रेडिशनल अफ़गान जरगा, जो ट्रेडिशनल जो उनके रवायती जरगा बने होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं जो फैसला करते हैं, कैन बी यूज, वो इस्तेमाल हो सकता है एज अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर टू ब्रिंग लाने के लिए ऑल ट्राइब्स एंड एथिक्स ग्रुप्स, ये तमाम ग्रुप्स जो कि मुख्तलिफ एथिक्स में बने हुए, अपने अपने बिलीव्स के ऊपर बने हुए हैं, इनको ग्रुप्स को टुगेदर करने के लिए, किस लिए टुगेदर करना है, टू प्रपोजिशन के ज़रिए। अब ये टुगेदर करने का पर्पस बताएगा, डिस्कस करने के लिए किसको, द वे फॉरवर्ड, वे रास्ता फॉरवर्ड आगे की तरफ, मतलब फ्यूचर में आगे की तरफ जाने की बात करे। वो कह रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल अफ़गान जरगा है, हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म हो कि इन सब ग्रुप्स को इकट्ठा करें डिस्कस करने के लिए फ्यूचर के बारे में। द तालिबान शुड बी पार्ट ऑफ सच प्रोसेस, कह रहा है कि तालिबान को शुड भी होना चाहिए पार्ट, हिस्सा किसका, सच अ प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस का। एंड एनी एग्रीमेंट, और कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी अगर जो होता है ना, मस्ट प्लेज, उसको क्या करना चाहिए, एक फॉर्मल प्रॉमिस जो है ना, मस्ट प्लेज, उसको वादा करना होगा किस चीज़ को, प्रोटेक्ट करने की, हिफाजत करने की, किसको, राइट्स को, हकूक़ को, किसके हकूक़, अफ़गान वुमेन के, और किसके, ऑल सेक्ट्स के, और किसके, ट्राइब्स के, जितने अंदर ये सेक्शंस बने हुए हैं, ट्राइब्स बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, अफ़गान वुमेन है, इसको वादा करना होगा कि वो इन सबको प्रोटेक्ट करेगा। सच एन एफर्ट, ऐसी एफर्ट मे बियर मोर फ्रूट दैन फॉरेन एफर्ट्स, कह रहा है जो ये वाली एफर्ट है ना, ये वाली जो एफर्ट्स हैं अपने ही लोगों को, अपने ही अफ़गानिस्तान के लोगों को प्रोटेक्ट करने की, ये ज़्यादा फल लाएगी, किस की निस्बत में ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, कंपैरिजन लगा के बता रहा है फॉरेन एफर्ट से, उन एफर्ट से जो कि फ़ॉरेन के ज़रिए होंगी, जो बाहर से एफर्ट्स की जा रही हैं उसकी निस्बत बेहतर यही है कि आप ऐसी एफर्ट्स करो, ये ज़्यादा रिजल्ट लाएगी। बियर मोर फ्रूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव अ सक्सेसफुल रिज़ल्ट, एक अच्छा नताइज होना। आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट, थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि इसको मैं आसान बनाऊं। अगर आपको मेरी कोशिशें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।